तो बच्चों करते हैं केस स्टडी का ये क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है, 2024 का है ये। तो लिखा है द फिगर शोज 4 पेयर्स ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये 4 पेयर आपको दिए गए हैं, सेपरेटेड बाई द सेम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है, सब में मैं एक जगह लिख रहा हूं, सब में 2-2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। एंड अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और कैसे अरेंजमेंट है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है अरेंजमेंट वैसा बना हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट इज मेंशन्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी प्लेट के आगे मेंशन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द प्लेट्स। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट्स के नॉर्मल है और यूनिफॉर्म है। इतनी बात है, बाकी सवाल खत्म है। अब मतलब केस स्टडी कुछ जानकारी खत्म है, इस पे सवाल आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। और वो क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है, फॉर विच पेयर ऑफ, मैंने फोटो यहाँ लगा दी है जैसे कि आपको समझाने में आसानी हो, वरना पीछे जाना पड़ जाता। फॉर विच पेयर ऑफ द प्लेट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग आई, पॉजिटिव आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आई किस डायरेक्शन, पॉजिटिव आई तो इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस में मिलेगा? तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहां देखिए -70 से -50 हो गया तो पोटेंशियल बढ़ गया है। तो प्लस आई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई की तरफ। -50 से बढ़ गया है तो घटते हुए क्रम में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा माइनस आई। यहां भी बढ़ गया, ये भी ई, और यहां पर आपका घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस आई की दिशा में है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ ई will be in the direction of decreasing V। जिस डायरेक्शन में V घट रहा होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने तो सभी का बना दिया तो समझ ही जाएंगे। मैं हटता हूं एक सेकंड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं बेटा। ये देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे ले लिया है। ये लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर 4। पेयर 4 का मतलब ये, इसमें कहीं पर बीच में इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिया है, मिडवे बीच में। क्या उसके साथ क्या होने, मूव अलोंग प्लस आई एट कांस्टेंट स्पीड वगैरह वगैरह। कांस्टेंट स्पीड तो होगी नहीं है, क्योंकि ये लगेगा एक्सेलेरेशन। क्यों एक्सेलेरेशन लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था ऐसे। तो आप जानते हैं F इजिकल टू क्यू ई होता है। तो अगर यहाँ मैं F की जगह ma डाल दूं और Q की जगह इलेक्ट्रॉन डाल दूं E, तो ये एक्सेलेरेशन आपको दिख गया -E/m। तो ये कांस्टेंट स्पीड तो नहीं होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यहां पर ये कांस्टेंट स्पीड वाली बात तो सीधी तौर पे गलत साबित हो जाएगी। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, एक्सेलरेटेड अलोंग आई कैप, एक्सेलरेटेड अलोंग माइनस आई कैप। तो यहां पर आंसर आएगा डी आपका। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये मतलब यहां पर देख रहे हैं ना माइनस ई, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपने छोड़ा है वहां पे एक्सेलरेशन किधर मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ई की दिशा में। तो माइनस आई की दिशा में आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, माइनस आई की दिशा में, कहने का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन है, बल्कि यहां पर कम से ज्यादा की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन में जो, बल्कि यहां पे एक्सेलरेशन जो होना चाहिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगेगा। तो एक्सेलरेशन भी प्लस आई के डायरेक्शन में होगा, ये माइनस आई के डायरेक्शन में बेटा नहीं होगा। आप देखें इस बात को, ये होगा नंबर सी ऑप्शन सही। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पोटेंशियल के घटते क्रम में। तो उल्टा तो नहीं बना दिया मैंने, घटता हुआ क्रम तो इधर बन रहा, ये उल्टा बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, पहले में तो नहीं उल्टा बना के चले आए। 1 मिनट जरा चेक कर लेते हैं बेटा,
यहाँ सही बनाया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पोटेंशियल के घटते हुए क्रम में। अब ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब आपको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, तो एक्सेलेरेशन भी इसी दिशा में लगेगा, जिस दिशा में एक्सेलेरेशन लगता है उसी दिशा में फोर्स लगता है, तो माइनस आई डायरेक्शन है ये। तो आंसर बनेगा डी, आंसर विल बी डी। समझ गए ना, जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में एक्सेलेरेशन है माइनस आई की, तो ये एक्सेलेरेट करेगा अलोंग माइनस आई डायरेक्शन में। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, फिर अगली बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगली चीज देखते हैं बेटा, इसी में अच्छा क्वेश्चन एक और। अब यहां पर ये बोले हुए हैं कि लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल एट द लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी सेट टेकन टू बी एट x इक्वल टू 0। इस लेफ्ट सेट पर हम पोटेंशियल को वी नॉट ले रहे हैं, चाहे इसको ले लें, चाहे यहां ले लें, कहीं ले लें। लेफ्ट सेट, लेफ्ट प्लेट पर जहां x बराबर 0 मीटर हम कह रहे हैं, नपाई वहीं से शुरू कर रहे हैं 0 मीटर। देन पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट 0-2 सेंटीमीटर के बीच, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये 4 ऑप्शन है, बताइए किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एट x बराबर 0 पर हमारा पोटेंशियल कितना था, V बराबर V0। और एक इंफॉर्मेशन इसमें दी गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बदल नहीं रही है। हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx होता है, तो ये E बदलनी नहीं चाहिए। यहां V दे रखा है तो हम माइनस dV बाई dx सबका कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं कैलकुलेट करता हूं पहले वाले का A के लिए। तो A के लिए आपने कैलकुलेट किया माइनस dV अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा, तो विच इज माइनस अल्फा, है ना। माइनस dV बाई dx क्या हो गया, माइनस अल्फा के बराबर। ये वैल्यू हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, समझ जाओगे ऐसी उम्मीद है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस dV बाई dx के बराबर है और ये माइनस अल्फा के बराबर है। अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए ये यूनिफॉर्म हो गई। भाई बदलेगी नहीं ना, x को चेंज करने पर बदलेगी नहीं, तो E यूनिफॉर्म है, यही आंसर करेक्ट है। बाकी सब में चेंज आएगा, अभी मैं दिखाता हूं आपको। दूसरे B की बात करता हूं, तो B में आप जब माइनस dV बाई dx निकालोगे तो यहां पर आप निकालोगे तो आ जाएगा माइनस 2 अल्फा x। ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि x बदलने पर ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी। तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए C की बात कर लो, माइनस dV बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस हाफ अल्फा x, हाफ माइनस 1 यानी माइनस आधा। ये भी आपको मिल गया नॉन यूनिफॉर्म। जैसे पूरी बात आप समझ जाओ, बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, उसको भी यहां करके देख लेते हैं। इसको भी लिखा आपने E बराबर माइनस dV बाई dx। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा 3/2 माइनस करते हुए, तो माइनस 3/2 अल्फा, और 3/2 में माइनस 1 कर दोगे तो आ जाएगा आधा बचेगा, माइनस प्लस का आधा बचेगा। 3/2 है ना, माइनस 1 करोगे तो प्लस का आधा। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन इसका आया क्या, जहां पे यूनिफॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैंने कैलकुलेट भी करके दे दिए, क्योंकि यहां पर ई होनी चाहिए थी यूनिफॉर्म, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बाकी करेक्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यानपूर्वक करेंगे तो हो जाएगा। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए एक सेकेंड, जिससे अगला कदम बढ़ाया जा सके। मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन हमने देख लिया। वहां बोला गया है, लेट E1, E2, E3 एंड E4 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स 1, 2, 3, 4। इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1, E2, E3 और E4 है। उसमें रिलेशनशिप हमको बतानी है।
हम जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में dV अपॉन dx का रिलेशन होता है, क्योंकि dx सबके लिए सेम है 2 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए यहां पर E जो है, मैग्नीट्यूड की बात कर लो, ये मैग्नीट्यूड डेल्टा V के प्रोपोर्शनल होगा फॉर सेम dx। समझिए, जितना मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो आप पहले पेयर की बात कर लीजिए, पेयर वन में हम डेल्टा V निकालने वाले हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, -50 माइनस और वो -70, तो ये वैल्यू हो गई, ये प्लस आ जाएगा तो आ जाएगा 20 वोल्ट। ये आप यहां देख पाए। पेयर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप निकालेंगे डेल्टा V, ये 150 में से आपने -50 घटा दिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। नंबर 3 थर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, ये पेयर हैं सारे जो यहां पे दे रखा है। डेल्टा V यहां निकालने गए तो यहां पे 200 -20, ये वैल्यू हो गई 220 वोल्ट। और यहां पे पेयर नंबर 4 पे आ गए, डेल्टा V की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां पर, ये -400 -100, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए -300, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो आप इसको 300 वोल्ट लिख दीजिए। तो यहां पे जिसके सबसे ज्यादा वाला जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होगा, 300 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक। तो यहां पर E4 लास्ट वाला सबसे बड़ा, उससे छोटा नंबर 3, उससे छोटा नंबर 2, उससे छोटा नंबर 1, ये रिलेशन आपका बनेगा। और ये रिलेशन किसके अंदर आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है नंबर C में। C इज द करेक्ट चॉइस। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और E प्रोपोर्शनल है डेल्टा V के। तो ये इंपॉर्टेंट है, मजेदार सवाल है, ध्यान से करिएगा। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। एक और करके इसमें आया है, उसको भी हम लोग करेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको आप 1 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, नोट कर ले। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। इसका अगला भी जो सवाल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये और करके जो लिखा हुआ है, तो एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द राइट प्लेट ऑफ सेट 1। सेट 1 का मतलब है इसमें, इस राइट प्लेट से आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है डायरेक्टली टुवर्ड्स इस लेफ्ट प्लेट की तरफ। इट जस्ट कम्स टू रेस्ट एट द प्लेट। यहां पर जब पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है जस्ट इस लेफ्ट प्लेट पे। द स्पीड विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज अबाउट। यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है u, वो हमको पता करनी है। हम कर लेंगे पता, देखिए शुरू करते हैं करना। तो फाइनल स्पीड वगैरह हमको पता थी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के चक्कर में, क्योंकि उससे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, -dV/dr। ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो dV इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है आपका 20 का। -50 में -70 जोड़ देंगे आप, तो ये हो गया आपका डिफरेंस, -50 में -70 ऐसे कर देंगे, और बीच में 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन था, 2 × 10⁻²। ये वैल्यू हो जाएगी 70 में से 20 -20 अपॉन 2 × 10⁻², या लिख दीजिए 1000 आ गया ये वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज F = Q × E, या आप -E, और ये यहां पर एक वैल्यू माइनस के साथ थी, तो ये माइनस चाहो तो लगा दो -1000। तो यहां पर MA इस फोर्स की जगह, और ये वैल्यू हो गई 1000 E। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन निकालने की तरफ, तो आ जाएगा 1000 E/m, और E/m की वैल्यू देखिए यहां पर आपको दे रखी है, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो 1000 × 1.76 × 10⁻11,
ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.76 इंटू 10 की पावर 14, ये एक्सेलेरेशन मिल गया। अब हम इसके बाद कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहां पर जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, इसमें इस तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पोटेंशियल के घटते हुए दिशा में। तो जब इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो इलेक्ट्रॉन पर रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ माइनस as आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमको पता नहीं है, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन मिलेगा उसको 2, और a कितना निकाले हुए हो 1.76 इंटू 10 की पावर 14, और s कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि चल कितना रहा है 2 सेंटीमीटर जितना। आराम से इसको कर लीजिए। अब ये 0 तो बात ही खत्म हो गई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 इंटू 1.76 इंटू 10 की पावर 12। यहां से u आप कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू मिलेगी 2.65 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो बी आ जाएगा बेटा। ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही बैठेगा, और ये एक बढ़िया सवाल जैसा है। तो ये थोड़ा सा केस स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की है, कह लीजिए थोड़ा वर्किंग ज़्यादा मांगती है, और इसके साथ ही याली केस स्टडी खत्म हो जाती है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले बेटा। तो बच्चों करते हैं ये केस स्टडी, इंटरेस्टिंग है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। द फॉलोइंग फिगर शोज ए सर्किट डायग्राम, ये बाजू में बना हुआ है। वी कैन फाइंड द करंट थ्रू एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स। यहाँ पे जो जो लगे अभी हम करके दिखाएंगे, जो ये पूछेंगे डिफरेंट रजिस्टर्स यूजिंग किरचॉफ लॉ। बिल्कुल 2023 का स्टडी है आया हुआ। तो अब इसमें हम इसके क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं, जिससे जो ये पूछ रहे हैं उसकी जानकारी दी जा सके। आइए पहला बात देखते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो पहला पूछ रहे हैं विच पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट। कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो सेम पोटेंशियल पर हैं। आइए चेक करते हैं, इन्होंने कई सारे लिखे। तो ए बी सी एक वायर से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। वो कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं। तो पहले हो गए ए बी सी, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये ए बी सी ये एक पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये देखिए कनेक्टिंग वायर एक ही जुड़ा है, और जो कंडक्टिंग वायर होता है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग नहीं लेके चलते हैं, मानते हैं 0 है। तो ये ए बी सी का एक ही पोटेंशियल हो गया। दूसरा ये डी और ई, देखिए इनका भी पोटेंशियल एक हो जाएगा, डी और ई। ध्यान रखिएगा इनका पोटेंशियल अलग है, इनका अलग है, लेकिन ये तीनों का एक है, इन तीनों का एक है। सपोज करिए इसका 10 वोल्ट है तो इसका 20 वोल्ट है, समझाने के लिए, लेकिन इनका एक है। ये डी भी एक पोटेंशियल पे हो गया। उसके बाद और चेक करिए जरा, तो ये नीचे वाले पॉइंट हैं एच जी एफ और ये जे, ये भी चारों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं जे एफ जी एच, ये भी सेम पोटेंशियल पे। तो ये इसके आंसर आ गए। 3 क्लस्टर्स, 3 ग्रुप बने जिनके ये पोटेंशियल सेम आए। तो इसको ध्यानपूर्वक देख के 1 सेकंड में आपको देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला इस पे पूछा गया क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। आइए चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए यही कलर पकड़ के चलते हैं। वॉट इज द करंट थ्रू द आर्म बीजी। ये बीजी कहाँ है, ये बी है और ये जी है। इस आर्म में ये जो I1 करंट जा रही है उसको हमको फाइंड करना है। तो भैया यहां किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, है ना, लूप रूल, KVL जिसे बोलते हो। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग किरचॉफ लूप रूल लगा रहे हैं, जिसे आप अप्लाइंग KVL लिख देते हैं, शॉर्ट में समझ जाओगे आप। और क्लोज लूप जो लिया है वो लेना जरूरी है और मेंशन करना भी जरूरी है। तो क्लोज लूप पहले ले रहे हैं, ए बी जी एच ए, जिस तरह चलेंगे उस तरह लिख रहे हैं, ए बी जी एच ए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्लोज लूप लिया, इसमें हम लोग KVL लगा देंगे। अब
यहां से स्टार्ट किए तो इसमें तो कंडक्टिंग वायर कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में आप मूव कर रहे हो, दैट इज माइनस। तो -I1 इंटू R1 10 है तो इंटू 10 लिख दो। फिर आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चले, जिस दिशा में करंट इसी दिशा में आप देखिए जा रही है, इसी दिशा में, तो उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, फिर से माइनस। तो -I1 करंट है और रेजिस्टेंस कितना 1। फिर आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो +6 बराबर 0। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं माइनस प्लस ले रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर ने इसका उल्टा लिया हो या किसी किताब में उल्टा दिया हो। तो घबराना नहीं है, केवल इक्वेशन के इधर है तो माइनस है, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इतना फर्क है। जिस तरह मैं करता हूं उसमें कहीं कोई गलती कभी नहीं होती, कुछ भी निकालना हो। खैर, तो अब आगे की तरफ आप जिस तरह करते हैं, अगर ये करते हैं तो बड़ी अच्छी बात। दूसरा साइन लेते हैं, वो भी ले लो, यही आएगा। अब इसको आप रिफाइंड करके लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कहीं कुछ ये I1 थी और ये I थी, सॉरी ये I1 नहीं थी, इसमें जो करंट है वो I है देखिए, और ये I1 थी। तो इसको रेक्टिफाई करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ I, ये यहाँ पर I आ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों को उधर ले लो, तो विच इज I + 10I1 बराबर 6। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा लूप लोगे आप, तो अब हम लोग फिर से KVL लगा रहे हैं, और लूप कौन सा है, क्लोज लूप लिया है। ये पूरा ले लो, ACF ऐसे करके, तो मैं लिख देता हूं ACF HA, ये क्लोज लूप मैंने ले लिया, क्लियरली मेंशन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक गए कोई दिक्कत नहीं, यहां से बढ़े तो यहां पे देखिए करंट कितनी है, I - I1। तो और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो -I - I1, और कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फिर आप यहां तक बढ़े, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहां भी करंट आपको मिली उसी डायरेक्शन की, तो -I × 1 और +6 वोल्ट बराबर 0। अब इसको सेटल कर लीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। ये सॉरी, ये यहाँ भी एक और रेजिस्टेंस था जो हमने मिस कर दिया है, तो उसको भी लिखना चाहिए यहाँ पर। तो मैं इसको इरेज करके बराबर बैठा हूँ पहले, तब लिखूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पकड़ता हूँ। ये तो इस कैरेक्ट की बात हो गई, ये भी 5 था, तो ये बेसिकली 5 × 5 = 10 हो जाता, लेकिन चलो मैं लिखे दे रहा हूँ दोबारा। ये वैल्यू हो गई I - I1 × 5। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -I × 1 +6 बराबर 0। बेसिकली अगर मैं जोड़ देता जो 10 ओम सीधे लिख दिया जाता। अब इसको आप रेक्टिफाई कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो सेम है, ये 10 हो जाएगा, तो -10 × I - I1 -I +6 बराबर 0। तो -10I + 10I1 -I +6 बराबर 0। तो ये हो गई 10 और 11, तो इसको 11I लिख लो। और यहाँ पर आपका आ गया था दूसरा वाला -10I, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो -10I बराबर 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन 1, ये 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो हम लोग कर रहे हैं एडिंग 1 + 2, तो ये 10I कट जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी कितनी यहाँ पर, 11 × 1 = 12, तो ये 12I बराबर यहां मिलेगा 6 और 6 12, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 एम्पियर। अब हमें निकालना तो यहां पर है I1, तो I तो निकल चुकी है। अब किसी में पुट कर देते हैं, मान लीजिए इसी में पुट कर दीजिए, किसी में डाल दीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में था I की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर प्लस 10I1 बराबर 6, तो 10I1 बराबर 5, तो I1 बराबर 5/10, यानी वैल्यू हो गई 0.5 एम्पियर। और ये आपका यहां पर बेटा आंसर आ गया।
तो इस तरीके से देखिए सवाल सा है बिल्कुल, लेकिन अगर आएगा तो ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आप कर पाए होंगे। और इसके आगे जो पार्ट है उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो याद कर लीजिए कि I की वैल्यू 1 एम्पियर निकली है और इस I1 की वैल्यू जो यहां जा रहा है वो 0.5 एम्पियर निकली है। ठीक है, इसको मैं हटता हूं, 1 सेकंड के लिए आप देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से कर पाए होंगे। आइए चलते हैं, इसका अगला पार्ट हम लोग हैंडल करते हैं। अब इसमें लिखा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। R3 मतलब ये रेजिस्टेंस है, मैं कलर चेंज करूं तब बढ़िया दिखेगा। ये R3 की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आपका R3 है। तो R3 के लिए क्रॉस द पोटेंशियल V3 निकालना मोल लीजिए। तो V3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये जो करंट है I माइनस I1 यही जा रही है इसमें, इंटू R3, इसको लगा दो तो आंसर निकल आएगा। अब देखिए I कितनी थी, पहले निकाली थी 1 एम्पियर और I1 निकाली थी 0.5, अभी निकाला है पीछे, और R3 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5। तो 0.5 इंटू 5 कुल मिला के आ गया 2.5 वोल्ट, और यही आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए आराम से ये निकल आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही छोटा मामला बना। इसको भी मैं एक स्क्रीन आपको दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन बेटा, कि इसी का और करके लिखा हुआ है पार्ट। तो व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R2। R2 का मतलब ये है, पावर डिसिपेटेड R2 का मतलब हो जाएगा P इज इक्वल टू करंट जो जा रही है, करंट जा रही है I माइनस I1 का होल स्क्वायर। ये जो करंट है यही तो जा रही है इसमें, ये I स्क्वायर इंटू R2। अब I कितनी थी, 1 एम्पियर, ये थी 0.5 एम्पियर, इसका कर दिया आपने स्क्वायर इंटू 5। ये हो गया 0.5 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.25 वॉट। ये आपका देखिए आंसर आ गया कि पावर कितना डिसिपेटेड है। और ये इस केस स्टडी का आखिरी सवाल था। ये केस स्टडी यहां खत्म हो जाती है, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। तो बच्चों करते हैं ये केस स्टडी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया लिखा है। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। एंटर्स ए रीजन बिटवीन 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट के बीच का मिडवे में एंटर कर रहा है। एज शोन इन द फिगर ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। इन प्लेट्स में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। सच दैट द इलेक्ट्रॉन बीम जस्ट स्ट्राइक्स द एज ऑफ द लोअर प्लेट, यानी घूम फिर के यहां टक्कर कर रहा है, अंत में लोअर प्लेट के एज पर टकरा जाता है इस तरह से। अब पूछेंगे क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है, इनके बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं अपन लोगों से। यहां पर ये हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज। तो आप जैसा देख पाए थे, मैं यहाँ रेड कलर यूज कर लेता हूं जो प्रोमिनेंट हो, यहां से चलकर इसको यहां पे ठुकना है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 3 सेंटीमीटर। और शुरुआत की वेलोसिटी हमको दे रखी थी u, मैं लेता हूं ये लो। तो ये शुरुआत की जो वेलोसिटी थी, जिसे आप यहां पे ux कह सकते हैं, वो थी 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए पीछे ये वैल्यू दी थी, ये कहां से ली है, ये वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये शुरुआती वेलोसिटी थी, यही जो इस डायरेक्शन में थी, यही इसको आगे बढ़ाने में काम कर रही होगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो तो वर्टिकली मूव किया है, हॉरिजॉन्टली कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है। बात समझे होंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, स्पीड, कुछ गलत लिख गया लगता है, निकालना क्या है हमें निकालना है हाउ लॉन्ग, टाइम ही निकालना है हमें। तो टाइम की वैल्यू हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप चाहें तो किताबों में इस तरह से भी लिखा रहता है, Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी,
है ना। डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालोगे तो टाइम को लिख सकते हो sx अपॉन ux, वही चीज़ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो sx की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2, और ux कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 7, ये वैल्यू। तो ये 3 कट गया और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -9 सेकेंड। ये आंसर आ गया आपका कि कितना समय लगेगा इसको, 10 की पावर -9 सेकेंड लगेगा इस एज पर हिट करते वक्त। इसको नोट कर लीजिए, जैसे स्क्रीन पूरी आपको दिख जाए, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं पार्ट। उसमें लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ, यहां से यहां तक जाएगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो ये बात करेगा पैराबोलिक पाथ। क्यों पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, आपने क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। उस मोशन में भी जब आप किसी को फेंकते थे तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं चेंज होती थी, क्योंकि वर्टिकल ही एक्सेलरेशन लगता था। यहां भी आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, मान लेते हैं यहां निगेटिव लगाया, यहां प्लस लगाया, जो भी ऐसे प्लेट लगाई, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है। जो भी यहां पर फोर्स लग रहा है या एक्सेलरेशन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, इसलिए वो एक्सेलरेशन केवल परपेंडिकुलर काम कर रहा, हॉरिजॉन्टल कोई चेंज नहीं है। इसलिए यही लॉजिक लगाते हुए कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर जाएगा। और ये एक्सेलरेशन भी यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि a इज इक्वल टू F/m लेते हैं, लगने वाला फोर्स भी फिक्स है, मास भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स है। तो ये कहानी हो गई, यहां पे पैराबोलिक पाथ होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जो बनी है थ्रू आउट वही बनी रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा, जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे घटनाओं को समझा था, उसी नॉलेज को आप यहां पर सोचकर आसानी से कर सकते हैं। कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि तीसरा पार्ट इसका बनता है। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। लिखा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये इस तरह से जो हिट किया था, हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, तो मैं SY लिख देता हूं, वर्टिकल डिस्टेंस ये जो चला होगा SY, उसे लिखेंगे तो UY इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। SY कितना हो गया, ये पूरा था देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इंटू 10 की पावर -2। UY शुरुआत में था ही नहीं, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ लिखे। AY की बात करेंगे तो AY हमको पता नहीं है, और टाइम हमने 10 की पावर -9 इसी में हमने कैलकुलेट किया कि कितना समय पर यहां पर हिट किया है। अब यहां से AY निकाल लेते हैं, तो AY आपने निकाला, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड नहीं लगता तो यहां हिट ही ना करता, ऊपर जाता वो। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.5 है, ये 2 से ये 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 18 ऊपर जाएगा तो 16 बचेगा, ये आ गया। AY हमने निकाल लिया। अब यहां पे देखिए ऑल्सो वी नो दैट कि जो AY होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है, फिजिकल टू ma होता है। फोर्स कितना होता है, QE, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो QE अपॉन m। अब ये E/m को तो हमने यही रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दो, जिसे लिख सकते हैं V अपॉन L। L क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस, ये दिस इज L, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लगा के बैठे थे। अब यहां से इसी बात को यहां से पकड़ते हैं और V निकालते हैं, तो V की वैल्यू क्या हो गई, AY ML अपॉन E, और वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिए। AY हमने निकाला है 10 की पावर 16, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। L की बात कर लें तो 1 सेंटीमीटर की बात है, तो 1 इंटू 10 की पावर -2, और नीचे वैल्यू नीचे कितनी वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज
तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 568.75 वोल्ट ये आपको आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन प्लेटों के बीच में लगाया गया। अच्छा खासा सवाल बन जाता है, जो आया है उसको हैंडल आप इस तरह करेंगे, तो उसको नोट कर लीजिए। इसी का एक क्वेश्चन और करके है, OR और करके, वो भी करेंगे। तो आप इसको पॉज करें और बेटा नोट करें। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट किया होगा। अब इसी का OR और करके, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें 3 है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और करके इसको भी हैंडल करते हैं। यहां फोटोग्राफ नहीं लगाई है, उसी का एग्जाम्पल लेके कर देंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight undivided। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी थी जिससे वो उसके एज पे लग गया था। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप कर देंगी मूविंग इलेक्ट्रॉन में, जिससे ये अनडिवाइडेड सीधा निकल जाए। तो यहां पर देखिए, अनडिवाइडेड सीधा निकलने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी हैं वो ऐसे ही चले। तो एक जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, उसको बैलेंस कर ले मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। मैं FM लिख देता हूं। तो FE बराबर FM अगर हम करा ले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन अनडिवाइडेड सीधा निकल जाएगा। अब ये FE की वैल्यू क्या होती, QE, तो E इंटू E। FM क्या हो गया, QVB, तो ये QV वेलोसिटी इंटू B। बात पकड़ में आपके आई। ये E से E काट डालो, B की वैल्यू मिलेगी E/V। अब इसको मैं यहां पकड़ता हूं, दोबारा कलर भी बदल लेता हूं, और यहां पे B मैं लिख रहा हूं। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया था पहले, उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की MA/E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। F = QE, EQ आता है, तो E की वैल्यू लिख सकते हो F/E, इसको लिख सकते हो MA/E, ये MAY कह दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है। तो यहां पर MAY/E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अपॉन V इंटू 1/V। क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास पता है, इसलिए आसानी हो रही थी निकालने की। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 9.1 इंटू 10 की पावर -31। AY निकाल चुके हैं जो कि 10 की पावर 16 निकला था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और V निकाला था हम लोगों ने 3 इंटू 10 की पावर 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.9 इंटू 10 की पावर -3 जूल, आपका जूल कह रहे हैं। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये टेस्ला आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इतना, और ये आउट ऑफ द पेपर होना चाहिए B। क्योंकि यहां पर जब आप लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दो बाहर आउट ऑफ द पेपर, और इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो फोर्स ऊपर लगेगा। यानी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपकी तरफ होगा, मतलब ऐसे बना देते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर आपको मिलेगा। ये केस स्टडी भी पूरी खत्म हो गई और ये सवाल भी एक्सप्लेन हो गया। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको आए हुए हैं, इसको करना समझना जरूरी है। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये केस स्टडी, काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रांसफार्मर के ऊपर है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई जो एनर्जी का ट्रांसमिशन किया जाता है वो ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। हमारे घरों में भी जो बिजली आती है, पावर हाउस तो 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहां से बिजली हमारे घरों तक आ रही है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी कॉलोनी में भी लगे हुए ट्रांसफार्मर आपको दिखे होंगे। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप
जो वोल्टेज आउटपुट है, ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, इनसे जब सप्लाई की जाती है तो हम उस समय V को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। V को, वोल्टेज को बढ़ाने को ही बोलते हैं स्टेप्ड अप ट्रांसफार्मर। जो लो वोल्टेज को हाई करता है उसको बोलते हैं स्टेप अप। V हाई कर देने से क्या होता है, हमारी करंट घट जाती है, और ये P की पावर वही है V इंटू आई। अगर V आप बढ़ा दोगे तो I कम हो जाएगा, और जूल्स लॉ के हीटिंग के अनुसार अगर आपका I कम हो जाता है, I अगर कम है तो H भी कम होगा। तो जो पावर डिसिपेशन है या वेस्टेज है थ्रू द वायर्स, वो कम होगा और हमारे घरों तक बिजली आ जाएगी। ये लॉजिक होता है। तो यही बात यहां लिखी होगी, इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू एन एरिया सब स्टेशन नियर द कंज्यूमर। हमारे घरों के पास पावर के सब स्टेशन होते हैं कॉलोनीज में, वहां तक ये पहुंचाया जाता है। देयर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन, फिर वहां हाई वोल्टेज पे सप्लाई आती है तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को कम कर देते हैं, वो कम करके हमारे घरों तक भेजते हैं। It is further step down at a distributing substations and utility poles before power supply या 240 reaches our home। तो 2 बार कम होता है एक पावर स्टेशन में, फिर उसके बाद हमारे कॉलोनी के अंदर आप देखेंगे 1 किलोमीटर के अंदर एक किलोमीटर से जल्दी ही एक ट्रांसफार्मर लगा मिल जाता है, वो और स्टेप डाउन कर देता है, जैसे हमारा घरों के अंदर 220 वोल्ट 240 वोल्ट मिल जाए। ये लॉन्ग रेंज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप किए जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पहला पूछा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखते हैं। एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन ए ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को अगर बढ़ाएगा तो स्टेप अप और वोल्टेज को घटाएगा तो स्टेप डाउन, लेकिन एनर्जी नहीं क्रिएट करता है वो, केवल वो एनर्जी सेम रहती है। जो पावर इनपुट है, जो पावर आउटपुट है, वो सेम है। केवल फर्क ये है कि वोल्टेज घटाया गया या बढ़ाया गया। तो पहला गलत हो गया, एनर्जी नहीं क्रिएट होती इसके अंदर। ए ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट एन एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट नहीं करता। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, तो ये भी गलत हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पावर फॉर ट्रांसमिशन। पावर नहीं बढ़ाता ट्रांसफार्मर। पावर इनपुट और एक आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट और पावर आउटपुट सेम रहती है, वोल्टेज या करंट का ऊंच नीच किया जाता है। तो ये भी गलत। अब चौथा ही बचा, वही सही होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज, ये करेक्ट है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसको हम बोलते ही क्या है कि हाई वोल्टेज से, हाई से हम लोग क्या कर देता है, ये वी लो कर देता है। तो ये स्टेप डाउन का कहानी है। और स्टेप अप लिख दोगे तो लो से हाई कर देगा। ये ट्रांसफार्मर का काम है, एसी का एसी में ही, और केवल एसी पे चलता भी है। और वोल्टेज अप या डाउन या विज़ करंट अप या डाउन करता है। तो इसको आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। लिखा है इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन द प्राइमरी। अगर ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, आपको पढ़े जरूर होगे कुछ ना कुछ, लिखा है कि सेकेंडरी में ज्यादा है। यहां पर मान लीजिए कुछ टर्न्स हैं और सेकेंडरी में आपके ज्यादा टर्न्स हैं। ये एनएस है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये एनपी है, और यहां पर हमने एनएस इज क्वाइट लार्जर देन एनपी कर दिया है। तो जिनमें टर्न्स ज्यादा होते हैं वोल्टेज वहां अप हो जाता है। तो यहां पर ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ये स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब कि सेकेंडरी की वोल्टेज आपकी ज्यादा हो जाती है प्राइमरी से। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दोगे वहां वोल्टेज बढ़ जाती है। तो यहां पर एनएस अगर ज्यादा है तो एनएस की जगह वीएस में वोल्टेज ज्यादा होगा। अब पढ़ते हैं इन सवालों को। व्हेन वोल्टेज इज स्टेप अप वीएस इज ग्रेटर देन वीपी एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए स्टेप अप। बिल्कुल सही है, यही चीज लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और वोल्टेज बढ़ा दिया गया है। बाकी बातें आप पढ़ेंगे तो गलती होगा, क्योंकि एक ही करेक्ट होता है आप में। द वोल्टेज इज स्टेप डाउन, गलत है, स्टेप अप किया जा रहा है, मैंने समझाया। द करंट इज स्टेप्ड अप, जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटती है, ये भी गलत है। P इज इक्वल टू VI होता है ना, तो अगर सेम पावर के लिए अगर V आप बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगी।
तो ये गलत हो गया, ये स्टेप अप नहीं होगा। द करंट इज स्टेप डाउन, ये तो ठीक है। एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप डाउन, ये गलत है। इतना हिस्सा तो सही था, ये लास्ट वाला गलत है। इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज इंक्रीज या वोल्टेज डिक्रीज के बेसिस पे नामकरण किया गया है। कुल मिला के पहला ही ऑप्शन यहां सही है, बाकी ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया क्यों गलत है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 1 सेकंड में दे रहा हूं और फिर मैं इसका अगला सवाल लेता हूं। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए होगे, पूरी स्क्रीन दिख गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन, हमें स्टेप अप वोल्टेज का इस्तेमाल करना है तो ट्रांसमिशन सो दैट, अच्छा क्यों करना है? द करंट इज रिड्यूस्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली आई स्क्वायर आर लॉसेस कट डाउन। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर ए करेक्ट है। क्योंकि देखिए सेम पावर के लिए आप स्टेप अप कर रहे हो, तो स्टेप अप करने का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ा देना। तो आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार आई कैपिटल लिख दो, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब टाइम तो जो लगेगा लगेगा, उसका तो अलग की मामला है। तो ये आई घटाया तो आई स्क्वायर आर टी भी कम हो गया, यानी तारों में जो हीट पैदा हो रही थी वो पहले से कम है, वेस्टेज कम हो गया। ये बात समझ में आ गई, पहला सही है, बाकी सब गड़बड़ है। द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, द पावर लॉसेज आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो ये वोल्टेज इंक्रीज करने से पावर लॉस कम हो जाता है क्योंकि करंट कम हो जाती है, गलत है ये। द पावर इज इंक्रीज्ड, पावर इंक्रीज नहीं होती, पावर सेम होती है। द वोल्टेज इज डिक्रीज्ड, वोल्टेज इंक्रीज की जा रही है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, ए वाला। तो ये तीसरा सवाल था, इसको भी नोट करिए, फिर हम चौथा करके देते हैं। मेरे ख्याल से आप पॉज करके इसको नोट कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट वोल्टेज पावर 2300 वोल्ट पर है टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इस प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 4000 टन। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर है 4000 टन, ठीक है। और जो पावर ट्रांसमिशन फीड्स इनपुट पावर, पी इनपुट कितना है, 2300 वोल्ट है। इनपुट पावर एट, ये वोल्टेज है बेसिकली, ये इनपुट वोल्टेज है या प्राइमरी वोल्टेज लिख दीजिए। ये इनपुट वोल्टेज का मतलब होता है प्राइमरी, और ये पावर इनपुट पावर के ऊपर है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर 230 वोल्ट। हमको जो VS चाहिए, जिसे आप V आउटपुट बोलेंगे, वो 230 वोल्ट पे चाहिए सेम पावर P आउटपुट। तो हम ये जानते हैं ट्रांसफार्मर में कि NS अपॉन NP का जो रेशियो होता है वो VS अपॉन VP के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी में वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी का, और V प्राइमरी यानी इनपुट वोल्टेज। अब इसी में वैल्यू फीड कर दो, NS अपॉन NP। NP का मतलब है 4000, और VS की बात करते हैं तो 230, और ये हो गया 2300। अब NS की वैल्यू क्या हो गई, 230 अपॉन 2300 इंटू 4000। तो ये 2 0 यहां से काट दो, और इससे काटोगे तो आ जाएगा 23 कम 23, और ये आ गया 10। ये वैल्यू मिल गई 400 टन, और यही आपका आंसर हो गया। तो 400 टन का मतलब है ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। ये और ये चौथा नंबर का सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका जो फाइनल, ये इसमें 4 ही थे क्वेश्चन, तो ये 4 ही हैं, और इसी के साथ ये केस स्टडी हो जाती खत्म। तो मैं हट रहा हूं, इसको आप नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं ये केस स्टडी, काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। लिखा है ए रे ऑफ लाइट, 2021-22 की है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप जानते हैं कि कोई भी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है। व्हेन वी कीप इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम आई को बढ़ाते चले जाएं, ये देखिए कुछ कहानी ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पर, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, अगर मैं ऐसे रे डालूं तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन अवे चली जाती है। अब अगली स्टेज में आपने क्या कहा, ये एंगल को आई को और बढ़ा दिया है, तो ये और ज्यादा बेंड करेगी,
ऑल्सो इंक्रीजेस टिल द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस। अब ये क्या है, जैसे आप बढ़ाते जाते हैं तो यहां पर ये रे ऐसे निकल जाती ग्रेस करती हुई, जिसमें एंगल ये बन जाता है रिफ्रैक्शन वाला 90 डिग्री। तो लिखा है इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस टिल द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस अलॉन्ग द इंटरफेरेंस ऑफ द टू मीडिया। यहां से ग्रेस करते हुए, टच करते हुए निकल गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच इट हैपेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस समय ये जो आई है इसी को हम आईसी बोलते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है इन द रेयर मीडियम। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज फर्दर, अगर हम फिर से आप क्या करो कि ये कोई आई यहां पर डालो जिसकी वैल्यू आईसी से बड़ी हो, तो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम, तो रे विल नॉट इमर्ज एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम। ये रे यहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम में। इसी फिनोमिना को बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा TIR। तो ये TIR के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है या केस स्टडी है, और TIR आप समझ गए, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि TIR किसे कहते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम इनटू वाटर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 18 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। यानी ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब है डेंसर टू रेयरर आपकी लाइट मूव कर रही है। ये आप जानते हैं TIR के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, एक तो रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए और दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अच्छा, पहली बात तो फिट हो गई। द इंसिडेंस 18 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव index of the medium is more than that of water and the critical angle for the interface between the two media is 20। जो IC है या कई किताब में C लिखा होता है वो 20 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 18 डिग्री है। तो देखिए TIR नहीं होगा, TIR के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर हम समझ गए कि नो TIR। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं, क्यों, क्योंकि I इज लेस देन IC है। Which one of the following figures best represent the correct path of the ray of light? तो इसमें हम करेक्ट पाथ देखना है हमको। तो जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अपने पाथ नॉर्मल से अवे जाएगी, और दूसरी बात TIR नहीं होगा। तो ये तो TIR हो रहा है, ये तो गलत हो गया सीधे। अब हम बात करते हैं, तो ये जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई, नहीं हो सकता, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना चाहिए। और ये ग्रेस करके ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि I की वैल्यू IC से छोटी है। ऑप्शन बचा A, और A ही सही जवाब है। क्यों सही जवाब है थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्योंकि ये 18 डिग्री 20 डिग्री से कम था, इसलिए TIR नहीं होना था। और यहां पर देखिए नॉर्मल ये जाना सीधे चाहती थी, लेकिन ये अवे चली गई है। अवे इसलिए क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो दिस इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन इन दीज फिगर्स। तो A इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ सब मैंने समझा दिया, इसको आप पकड़ लीजिए, इसको नोट कीजिए पॉज करके, और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। एक टैंक है, अभी फिगर बना रहा हूं, फिल्ड विद द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये देखिए मान लीजिए बॉटम है और यहां पर एक लाइट सोर्स हमने जलाया है, और यहां पर हमने ये पानी की सरफेस बना देते हैं। पानी भर रखा है, इसके अंदर पानी भर रखा है, तो नीला नीला कुछ पानी दिखा देते हैं, ऐसे वाटर भरा हुआ है। इतना ही काफ़ी है हमारे और आपके लिए। अब यहाँ से लाइट रे निकलेगी सोर्स से, तो देखिए क्या है, इस तरह से लाइट रे निकलती हैं ऐसे। ये देखिए लाइट रे यहाँ तक गई, और उसके बाद क्या होगा वो भी हम समझा रहे हैं। इससे आपने परपेंडिकुलर ऐसे खींच दिया है, और इस एंगल को, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, IC या C लिखिए। अब यहां अगर हम नॉर्मल खींच दें ऐसे, तो ये C है तो ये भी C हो जाएगा। तो ये लाइट कैसी निकल जाएगी, ग्रेस करती हुई। इसी तरह ये भी घटना हो जाएगी ग्रेस करते हुए। तो इसके बाद जो लाइट पड़ेगी वो बाहर नहीं जाएगी, ऐसे ही अंदर ही TIR की घटना को अंजाम दे देगी। यानी हमें जो लाइट दिखेगी ऊपर, ये कोनिकल शेप इस तरह की दिखेगी, ये कोनिकल शेप की, जो एक डिस्क की तरह लाइट दिखती हुई दिखेगी आपको। बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि ये C एंगल तक ही
इससे ऊपर वाली निकलेगी, इससे बड़ा एंगल होते ही अंदर चली जाएगी। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, अभी इसका वर्किंग करना पड़ेगा। इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं ओ, और इसकी जो डेप्थ है उसको ले लेते हैं डी, और इसका ए बी का रेडियस को हम ले लेते हैं आर। इसका इस्तेमाल पड़ेगा अभी। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये म्यू है ही, टू ए डेप्थ डी, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज। ये एरिया निकालना है, यानी हमको पाई आर स्क्वायर निकालना है। ये एरिया डिस्क के मार्फत है, तो आर निकला है तो काम बन जाएगा। आइए देखते हैं और निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो पहली बात इंटरेस्टिंग, भाई आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल से जो रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1/sin c। ये हमें हिसाब किताब पता है। अब इसमें sin c पकड़ते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, sin c लगा दो, तो sin c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया r, इस ट्रायंगल को देखिए, तो दिस इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। अगर ये r है और ये d है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? √r² प्लस d²। ये देखिए sin c की वैल्यू हो गई। अब इसी में अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाजू में आ जाते हैं, यहाँ लिख दे तो sin c बराबर 1/μ, उल्टा कर दिया जिससे sin c की वैल्यू आराम से रख पाए। तो r/√r² प्लस d² बराबर 1/μ। यहां से हम रेडियस निकालने के चक्कर में हैं, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ और फिर आगे मामला बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, यहां पर देखिए μ² r², और यहां स्क्वायर करोगे तो r² प्लस d²। अब यहां पे r एक तरफ ले लो, तो r² हमने लिया विच इज μ² माइनस 1 बराबर d²। तो r² की वैल्यू क्या आ गई? d² अपॉन μ² माइनस 1। ये देखिए r आप निकाल पाए, उम्मीद है ये बात आसानी से पकड़ पाए होंगे। अब देखिए एक कदम हम आगे और बढ़ रहे हैं कि हमें जो एरिया चाहिए वो था πr²। तो यही एरिया के लिए इसको पाई लिखिए, और r² जो निकाले हुए हो यानी d² अपॉन μ² माइनस 1, ये वैल्यू से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो πd² अपॉन μ² माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। और ये अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। इसको फॉर्मूले की तरह याद भी कर लीजिए, कई बार एमसीक्यू में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको वर्किंग ना दिखानी हो। तो यहां पर आप ये समझ पाए कि हमने इसको कैसे किया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, घूम फिर के कई जगह पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिए, 1 मिनट पॉज करके, जैसे पूरी स्क्रीन आपके सामने रहे, और फिर हम इसका अगला क्वेश्चन पिकअप करेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। हम जानते हैं जो म्यू होता है 1/sin c के बराबर होता है, ठीक। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आंसर नंबर सी, वाटर के लिए सी आंसर बनेगा सी। देखिए क्या पूछा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। सी मैक्सिमम होने का मतलब है म्यू मिनिमम हो। तो म्यू मिनिमम किसका है? क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, वाटर। वाटर का म्यू वाटर इज मिनिमम। इसी वजह से जो क्रिटिकल एंगल है वो इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये आंसर यहां पर सी यानी वाटर हो गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर अगला सवाल हम लोग पिकअप करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। और ये है यहां पर द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखूं तो इसको लिख सकता हूं μa अपॉन μb, और ये वैल्यू लिखिए 2/1। बढ़िया। अब एक क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, यानी मैं μa की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू बी तो इसे 1/sin c लिखा जा सकता है। ये रिलेशनशिप होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम 1/sin c। और आप जान रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए वाले का बड़ा है, तो डेंसर से रेयरर की बात है, तो हम ये ए डेंसर हो गया यहां पर लॉजिकली, एंड बी रेयरर है,
तो यहाँ क्रिटिकल एंगल की बात बैठती है, क्योंकि हमेशा डेंसर टू रेयर में ही क्रिटिकल एंगल का जिक्र हो पाता है। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया, मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई। ये साइन सी लिख लो, इसको लिख लो 1/μ(a)(b), और यहाँ पर ये वैल्यू लगा दो, तो ये वैल्यू हो गई μ(a) नीचे μ(b) ऊपर, तो ये μ(b) ऊपर और μ(a) नीचे, और ये देखिए ये जो है इसका उल्टा यानी 1/2 है। तो साइन सी की वैल्यू हो गई 1/2, तो इससे जो सी निकला वो निकला 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। पॉज करिए और जो पूरी स्क्रीन आपके सामने, जिससे आप नोट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है और अंतिम सवाल है इसके स्टडी का। द क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडिया एंड एयर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री एंगल है, सेंटीग्रेड नहीं। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज, हम जानते हैं कि जो म्यू की वैल्यू होती है 1/sin c होती है, तो 1/sin30 लगा दीजिए। sin 30 होता है आधा, तो ये वैल्यू हो गई 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2। और हम ये भी जानते हैं कि म्यू की वैल्यू होती है c/v के बराबर। तो v निकालने जाओगे तो c/μ लिख दोगे। c हो गया 3 × 10⁸, और म्यू यहाँ पे लिखा है आपने 2, तो वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर है। और इसके हिसाब से बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल निकल आएगा, और ये केस स्टडी खत्म भी हो जाती है इसी के साथ। इसको नोट कर ले बेटा। तो बच्चों करते हैं ये केस स्टडी, काफी मजेदार है, ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये है, मैं यहां पर आई लिख देता हूं। मेजर्ड इन ए फोटोसेल सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए लिखा हुआ है, उम्मीद है समझ पाए। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फोटोसेल व्हेन लाइट बीम ABCD ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर इंसिडेंट ऑन इट। डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं ऑन द फोटोसेल। एग्जामिन द गिवन फिगर। ठीक है, ये फिगर हमने देख ली। अब हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन ये पिकअप कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यहां पर विच लाइट बीम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वाई। देखिए इन चारों में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी भी उसी की ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मैक्सिमम Kmax बढ़ जाता है। जब Kmax बढ़ जाएगा तो रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो ये ग्राफ बी वाला दी, ग्राफ किसका है, बी के लिए। तो ये जो लाइट बीम बी है, लाइट बीम बी हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिकॉज it requires maximum retarding potential, या stopping potential कह सकते हैं, potential। तो उम्मीद है ये बात आप समझे। तो आंसर तो ये यही हो गया, क्योंकि ऑप्शन यहां है नहीं। तो ये लाइट बीम बी जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसके लिए जो पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम आपको चाहिए। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसको आप नोट कर सकते हैं, एक सेकंड पॉज करके। फिर इसका अगला क्वेश्चन लेंगे जो कि हम लोग लेते हैं अब, और उसमें देखिए क्या बात कही जा रही है। बोला है विच लाइट बीम हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी। ये देखिए लॉन्गेस्ट, लैम्डा का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसमें से आप देख लीजिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल। एक दूसरे से सब लिंक हैं, देखिए कितने आसानी से। तो सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल इस वाले का कम है। ये कौन सा है, तो ये है सी नंबर। तो आंसर हो गया इसका सी,
उम्मीद आप समझ पाए हैं कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको चाहिए तो मतलब है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल जो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो सबसे कम चाहिए। तो सबसे कम इस सी वाले का यहां दिखा और ये दिख रहा है इस सी है, तो आंसर सी हो गया जहां पर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। इसे भी आप यहां पर नोट कर सकते हैं। तो एक सेकंड मैंने आप पॉज करें, नोट करें। इसका अगला सवाल हम लोग पिकअप करते हैं जो कि नंबर 3 है। ये नंबर 3 क्वेश्चन, विच लाइट बीम इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम मोमेंटम एंड वाई। अब यहां बोल रहा है कि मैक्सिमम मोमेंटम से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन इन चारों में से एमिट करेगा। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां सबसे ज्यादा था बी का, तो लाइट बीम बी इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, क्यों ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा, तो मैक्सिमम न्यू होने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। ये आप के लिख दीजिए या के मैक्स लिख दीजिए, और उसमें एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन की आप बात करते हैं। तो ये यहां पर बात हो गई, म्यू जिसका ज्यादा है उसके लिए के मैक्स ज्यादा है। के मैक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, के मैक्स ज्यादा होने का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर एम वी स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो एम वी भी ज्यादा होगा। एम वी क्या है, मोमेंटम, यहां बात की थी मोमेंटम की, तो विथ मैक्सिमम के ई हेंस मैक्सिमम मोमेंटम, क्योंकि जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एम वी स्क्वायर, उसका एम वी भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कौन सा बना, बीम बी आपका मैक्सिमम मोमेंटम से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। इसको आप नोट कर लें। फिर इसी में थर्ड का और पार्ट करके है उसको हम लोग करेंगे, जो कि इसका अंतिम सवाल है। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट का। यहां लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and stopping potential on increasing the frequency of the incident beam of light, justify your answer। तो पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मैं लिख देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे आप न्यू नॉट कहते हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, because it depends on nature of material, और भी कई चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इसका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ने वाली। जो वर्क फंक्शन होता है ना, चाहे फाई नॉट लिखो या डब्ल्यू नॉट लिखो, इसकी वैल्यू एच न्यू नॉट होती है, तो ये नहीं बदलेगा, तो एच तो कांस्टेंट ही है, न्यू नॉट नहीं बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो घटाओ बढ़ाओ कुछ भी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। देखिए जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो के मैक्स बढ़ जाता है। ये नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, ये नंबर 1 की बातचीत थी। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाओगे, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो अगर आपने न्यू बढ़ा दिया तो के मैक्स बढ़ जाएगा, के मैक्स बढ़ जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो रोकने के लिए भी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट लिखने जा रहा था मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे आप वी नॉट भी कहते हैं नॉर्मली, वो आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस समझ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो के मैक्स बढ़ा, के मैक्स बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। इस तरह से केस स्टडी खत्म हो जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए यहां पर। बच्चों करते ही ये केस स्टडी, यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, ये शुरुआती दौर का मॉडल है, पहला मॉडल था,
मेरे ख्याल से ये 1897 या 1898 का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा था, तो मेरे ख्याल से उसी साल या उसके अगले साल इन्होंने ये मॉडल प्रपोज कर दिया था लगे हाथ एटम का। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एटम होता है वो पॉजिटिवली, इसके अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज भरे होते हैं। ऑफ रेडियस, इसका जो एटम का रेडियस है, एटम लिख देता हूं ऐसे, वो करीबन है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। इन विच इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें ये जो ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और मास, ये इस तरह से पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बढ़िया, जो उन्होंने बताया था। Of the atom are uniformly distributed. Rutherford discovered the atomic nucleus and proposed the planetary model of the atom. अब इन्होंने इसके बाद रदरफोर्ड ने नया मॉडल पकड़ा और उसमें प्लेनेटरी मॉडल, यानी उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस होता है बीच में और उसके चक्कर लगाता था इलेक्ट्रॉन। और ये थॉमसन में क्या बोला था कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं ऐसे। प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे, वाटरमेलन मॉडल बोलते थे। थॉमसन, कौन सा मॉडल था, थॉमसन मॉडल, जो कि फेल कर गया था। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग, उसमें जो बातें निकली थी उससे ये मैच ही नहीं कर पाया था, तो ये लुढ़क गया था, है ना। लेकिन फिर भी 10-12 साल चला। तो खैर, तो रदरफोर्ड ने ये प्लेनेटरी क्यों, क्योंकि धरती जैसे सूरज का चक्कर लगा रही है, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है। तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड प्रपोज्ड द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। On the basis of his alpha ray scattering experiment, he observed that most of the space in an atom is empty. उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये पता लगा लिया था कि एटम के अंदर अधिकतर स्पेस खाली होता है, एम्प्टी है। एटम हैज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर। ये जो कोर है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द एटम पे है। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। और आप जानते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद भी एक नया मॉडल आया नील बोर साहब का, वो तीसरा मॉडल था, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। उसके बाद वो भी लुढ़क गया। तो ये साइंस ऐसे ही चलती है, एडवांसमेंट होता रहता है और नई नई चीजों को हम सोचते जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है, द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो एटम वो क्या कंसिस्ट करता है, रदरफोर्ड ने क्या पकड़ा, तो उन्होंने पकड़ा सी, ए स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन विच द पॉजिटिवली चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर में था पॉजिटिवली चार्ज, बाकी क्लाउडिंग थी इलेक्ट्रॉन की। ये अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट से पता किया था रदरफोर्ड साहब ने। बाकी देखिए, पहला लिखा है स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, ये तो थॉमसन मॉडल था, तो ये तो गलत हो गया था। ए स्फीयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इन विच प्रोटॉन्स आर एम्बेडेड, ये भी कोई मतलब नहीं है, वाटरमेलन टाइप। और ये तो तीसरा इनका सही है, ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये भी गलत था। तो इसका जो आंसर है वो सी है, कि रदरफोर्ड ने ढूंढ निकाला था कि जो न्यूक्लियस है वो सारा पॉजिटिव चार्ज उसी में है, और साथ में वो उसके पूरे एटम का, लगभग पूरे एटम का मास वो खुद ही अपने में निहित किए होता है। तो इसको भी आप एक सेकंड पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसे कुछ बात रह ना जाए। तो मेरे ख्याल से कर पाए होंगे आप। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। यहां पर है, इन एन एटम द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, जो रेडियस होती है एटम की, आरए लिख देता हूं, वो किस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर की। और जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, वो होती है बहुत छोटी, 10⁻⁻15 मीटर की। अगर मैं इनके रेशियो की बात कर लूं, रेशियो, और रेशियो किसका किसका बोला है, एटम का, और इवन एटम द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर आप रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर आप डालेंगे तो 10⁻⁻10 और ये 10⁻⁻15 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁵। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 10⁵।
तो ये एटम और न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो लिया जो कि 10⁵ के बराबर है। बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई कंफ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं है। नोट कर लीजिए, एक सेकंड पॉज करके। और इसका फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड अकाउंट फॉर, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मतलब खास चीज या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्या निकाल दिया, क्या खोज दिया। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के लिए वो नहीं था, स्टेबिलिटी का इशू था। नील बोर ने स्टेबिलिटी इशू की थी। वो तो था, बता गए थे कि गोल गोल चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, फिर वहां दिक्कत हो गई थी कि अगर गोल गोल चक्कर लगाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड मोशन में है और ईएम वेव रिड्यूस निकालेगा और घुस जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड साहब, जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का। द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर, ये सही तरीके से एक्सप्लेन किया था उन्होंने, आंसर नंबर सी, कि द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस की बात उन्होंने पता लगा दी थी कि एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ये तो नील बोर ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। तो ये आंसर इसका सी होगा। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। तो मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू, द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल क्यों हो रही थी? ये हो रही थी कोलंबियन फोर्स की वजह से। यहां पे देखिए ये न्यूक्लियस हो रहा है और ये अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है ये आप ऐसे तो भेज रहे थे, तो ये यहां पॉजिटिव रिपल्शन कर रहा है, तो चार्ज के बीच का फोर्स है। तो ना ये न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स तो वैसे ही बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, 2-3 फर्मी मीटर में काम करते हैं, वहां तक तो ये पहुंचा ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा तब तो। और ग्रेविटेशनल का मुद्दा नहीं है, मासेस बहुत कम है। कोलंबियन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की भी बात नहीं थी, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था केस स्टडी का, तो ये केस स्टडी यहां पर खत्म हो जाती है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते ही ये केस स्टडी, इसमें मोबाइल फोन चार्जर की बात लिखी हुई है। मोबाइल सभी के पास है आजकल। फॉर मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस द वोल्टेज टू रिचार्ज द बैटरी इज टिपिकली 5 वोल्ट्स। हम लोग के जो मोबाइल का चार्जर होता है वो सप्लाई देता है बैटरी को 5 वोल्ट की। ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट चाहिए होती है बैटरी को चार्ज होने के लिए। इन इंडिया द करंट सप्लाई टू अवर होम्स इज अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 220 वोल्ट एंड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट की है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है। फातिमा डिजाइन्ड ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ए मोबाइल चार्जर। शी मेड ए सर्किट यूजिंग ए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर and 2 similar silicon diodes D1 D2 as shown in the figure. Study the diagram below and answer the questions that follow. तो इन्होंने क्या किया है, इसके हिसाब से अभी देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया है। फुल वेव रेक्टिफायर करता क्या है? रेक्टिफायर कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये फातिमा जी क्या कर रही हैं, ट्रांसफार्मर लगाया। सेंटर टैप का मतलब होता है ये बीच में एक सिग्नल रहता है टैपिंग का, ये मिडिल में, तो सेंटर टैप बोलते हैं। बाकी 2 तो ए भी लगे हुए हैं, केवल 2 लगे होंगे तो 2 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल है, बीच वाला भी लगा हुआ है। तो इन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट की, और बैटरी फोन की चार्ज हो जाएगी। तो ये स्थिति है। तो सेंटर टैप का मतलब D1 D2 2 डायोड है, तो फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर करता क्या आप जानते ही हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। 2 तरह के रेक्टिफायर आपके कोर्स में रहते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। तो ये बात हम समझ गए। अब इसके क्वेश्चंस पिकअप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि कैन फातिमा ऑल्सो चार्ज द बैटरी ऑफ ए फोन बाय कनेक्टिंग द बैटरी डायरेक्टली टू अ एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो फूक जाएगी बैटरी। आंसर है नो, बिग नो, क्योंकि ये डीसी, आपका बैटरी चार्ज होगा डायरेक्ट करंट पे, और आप लगा दिए घर वाली वोल्टेज है 220 अल्टरनेटिंग करंट एसी, और 220 बहुत हैवी वोल्ट है, तो बैटरी भी फूक जाएगी और मोबाइल फोन भी दग जाएगा, दग सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? क्योंकि जो बैटरी नीड्स 5 वोल्ट डीसी और हमारी अल्टरनेटिंग करंट हमारे जो घर में होम्स में
वो एक तो 220 वोल्ट है, वेरी हाई। हाई का मतलब है जितना इसको चाहिए था। साथ में अल्टरनेटिंग करंट है, नॉट डीसी। रिक्वायरमेंट देखिए 5 डीसी और कितनी ज्यादा, और डीसी की जगह एसी। तो आप इसको, जो फातिमा जी थी, वो डायरेक्ट अगर खोज देंगी अपना बैटरी को बिना एडाप्टर के, तो निश्चित तौर पर बैटरी फूकेगी, दगेगी और मोबाइल फोन भी डैमेज हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन। यहां पर क्या है, द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ये बनाया है वर्सेस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एक्स। तो ये विड्थ है डिप्लीशन रीजन की, और ये बैरियर पोटेंशियल का हिसाब किताब है। व्हेन D1 इज अनबायस्ड एट रूम टेम्परेचर इज शोन। ये जब D1 अनबायस्ड है तब की स्थिति। अनबायस्ड का मतलब होता है बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाए हैं। अनबाइसिंग का मतलब कोई बैटरी ना लगाना, बाइसिंग का मतलब बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगा देना। तो जब केवल पीएन जंक्शन लेके बैठे हो तो वहां की स्थिति इन्होंने बताई है कि क्या बताई है कि पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन एक्स के हिसाब से दिखा रहे हैं अनबायस्ड में। अब क्या लिख रहा है, प्लॉट ए कंपैरेटिव ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वी वर्सेस विड्थ of depletion region X of D1 at room temperature when the voltage at A is negative with respect to the voltage at center tab। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज एट ए ये हो गया आपका निगेटिव, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेज एट सेंटर, इसके हिसाब से, और हमें D1 का बनाना है, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये कहानी क्या हो गई आपकी, रिवर्स बाइसिंग की। आप समझ पा रहे हो ना, ये D1 है, इस D1 का ये पीएन जंक्शन है, इस वाले को A निगेटिव है तो इसको आपने निगेटिव से कनेक्ट किया है, और यहां पे पॉजिटिव होगा, ट्रांसफार्मर में निगेटिव, ये उससे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहां। तो ये सेंटर टैप की बात करेंगे तो ये आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो P को निगेटिव, N को पॉजिटिव से, तो ये हो गई रिवर्स बाइसिंग, आरबी। और रिवर्स बाइसिंग जब हो जाएगी, बात समझ में आई होगी, तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा। तो प्लॉट अगर आप बनाओगे तो V बनाया ऐसे, और यहां पर बनाया X, और ये जो ग्राफ बना था ऐसे कुछ दिखा दीजिए, और ये जो गैप है ये 0.7 से बढ़ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। ये आपका आंसर है। लॉजिक समझ गए होगे। रिवर्स बाइसिंग में मामला आया, और रिवर्स बाइसिंग में आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इसलिए ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। नोट कर लीजिए इसे आप। फिर इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का OR करके क्वेश्चन है, उसको करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहा उसका OR करके और क्वेश्चन था। लिखा, इफ द बैटरी ऑफ द फोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर विल इट गेट चार्ज। ये कह रहा बिना डायोड के ही ट्रांसफार्मर पे लगा है ना, हाँ कॉइल, यानी ये क्या कह रहे हैं जान रहे हो, ऐसे ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ये AC सप्लाई, और यहां पर ये ट्रांसफार्मर में ही इन्होंने उठा के बैटरी लगाने की कोशिश की है। बैटरी कुछ ऐसे बना देते हैं, ऐसे लगाने की, मतलब डायोड हटा के। अगर डायोड हटा के आप लगा देंगे तो भाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC को DC में थोड़ी बदलता है, या तो ज्यादा वोल्टेज में या कम वोल्टेज में। तो अगर हम माने कि ये कम वोल्टेज में दे रहा है तो कम वोल्टेज तो कर दिया है, फिर भी AC है, AC पे चार्ज नहीं होगी बैटरी। तो इसका आंसर है नो। बात समझ पाए हो क्या हमने बताया? ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज AC को AC में रखते हुए वोल्टेज बढ़ाता या घटाता है, उसी के रिस्पेक्ट में करंट बढ़ती या घटती है। तो अगर वोल्टेज कम भी कर दिया, मान लीजिए 5 वोल्ट का लगा दिए तो सॉरी 5 वोल्ट का तो मिला, लेकिन DC नहीं मिला, AC मिला, AC पे बैटरी नहीं चार्ज हो पाएगी। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे कि यहां पर कहानी क्या बनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उम्मीद है ये आप कर पाए। नंबर 3 क्वेश्चन हम पकड़ते हैं इसका। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, और यहां पर है व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी
across the phone's battery when the orientation of D2 is reversed, D2 को पलट दिए हैं. अच्छा भाई, in figure 1 and the center tap 3 output transformer is replaced by a 2 output step down transformer. फिगर बनाते नहीं, समझ नहीं पाओगे. ये मैंने ट्रांसफार्मर बनाया, स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज कम करने वाला. एसी सोर्स लगा दिया, स्टेप डाउन है, यहां पे ऐसे ट्रांसफार्मर बना दिया. अब साथ में ये देखिए 3 टर्मिनल, 1 टर्मिनल 2 3, अब बना रहा 2 टर्मिनल. तो एक जगह हमने ऐसे लिया, ये लगा D1. D1 को कुछ नहीं चेंज किए थे, इसको लिख दीजिए A, या चलिए, और दूसरे वाले को हमने D2 की पोजीशन को उल्टा कर दिया. तो ये कहानी हो गई कुछ ऐसी, पलट दिया है. और यहां आपने लगा दिए बैटरी, ये बैटरी समझ लो, ऐसे कनेक्शन किया. देखिए कांड क्या किया हुआ. उम्मीद आप समझे होंगे. अब यहां मजेदार बात देखिए क्या होने वाला है. अगर एक बार एक साइकिल में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ऐसे ही तो चलेगा. अगली साइकिल में ऊपर वाला माइनस, ये प्लस. इस सिचुएशन में ये पीएन जंक्शन अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये पी और एन है. पी वाला प्लस से, एन वाला माइनस से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है इस समय. ये क्या है, ये पी वाला प्लस से, एन वाला ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है. दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गए, तो हाफ साइकिल में दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है. और उसके बाद अगले क्षण जब ये अगली साइकिल पकड़ेगा, नीला कलर लेते हैं, तो इसकी जगह ये हो जाएगा माइनस और इसकी जगह ये हो जाएगा प्लस. उस समय ये रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये पी वाला माइनस से कनेक्टेड है, एन वाला नीले वाले प्लस से कनेक्टेड है. और इसकी कहानी देखें, ये पी है, ये एन है, तो ये एन वाला आपका माइनस से प्लस से कनेक्टेड है और पी वाला माइनस से, तो ये रिवर्स बाइसिंग में आ गया. मतलब क्या समझे, आधी साइकिल में दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है, आधी साइकिल में दोनों रिवर्स बाइसिंग में है. तो क्या लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी. अच्छा, तो यहां पर ये मैं लिख देता हूं पहले कि D1 एंड D2 इन हाफ साइकिल इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड D1 एंड D2 in another half cycle is in reverse biasing. Next, तो कॉम्बिनेशन जो हुआ दोनों का, वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया. इन दोनों की कहानी क्या हो गई, हाफ वेव रेक्टिफायर. क्योंकि आप जानते थे हाफ वेव रेक्टिफायर में भी तो यही होता था, जिसमें एक डायोड लगाते थे. एक बार वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता था, एक बार रिवर्स बाइसिंग में होता था. तो रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट नहीं जाती थी, फॉरवर्ड में पूरी करंट जाती थी. यहां भी जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो पूरी करंट जाएगी, रिवर्स बाइसिंग में करंटें नहीं जाएगी. दोनों मिल गए ऐसे कि एक साथ ही साथ फॉरवर्ड, साथ ही साथ रिवर्स. तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया. और हाफ वेव रेक्टिफायर में आप जानते हैं कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है. इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी. किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में. तो इनपुट 50 हर्ट्ज की है, तो आउटपुट भी आपकी 50 हर्ट्ज की होगी. ये आपका आंसर है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही मजा ले पाएंगे. खैर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम बना के भी, कहीं गुंजाइश नहीं कि कंफ्यूज हो, और काफी आपकी लर्निंग या नॉलेज भी इनहैंस हुई होगी. तो इसको आप नोट कर लीजिए कि स्टडी यहां खत्म हो जाती है, नोट कर लें.